यस। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुशवाहा स्वागत करता हूं आप लोगों का आईक्यू अड्डा पर। आज किसी तरह टाइम निकाल करके मैं ये क्लास ले रहा हूं। नवरात्र का समय चल रहा है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। ये नवरात्र का दिन है। विश करता हूं, मतलब भगवान से दुआ करता हूं मैं आप लोग हमेशा सक्सेसफुल रहें। हर कदम पर जो आपकी इच्छाएं हों पूरी हो, बशर्ते अच्छी इच्छाएं पूरी हो, गलत इच्छाएं पूरी ना हो। ठीक है, चलिए तो मैं पॉइंट पर आता हूं। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। मैंने एक पार्ट बना दिया, थोड़ा सा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। चैप्टर का नाम था जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, ये मैं हिंदी में कर रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश में करूँगा। धीरे धीरे करके मैं सब लेकर आऊँगा। ये सभी के लिए है, स्कूल्स के स्टूडेंट के लिए, प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, खास करके यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट, जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए होते हैं उन लोगों के लिए खास है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस होता है। ठीक है, चलिए मैं आज टाइम कम है तो टॉपिक पर मैं आता हूँ। ठीक है, मैं टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, मैंने कुछ पढ़ा दिया था, आप वीडियो पर जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा थका हुआ भी, आवाज़ थोड़ा कम आए तो सॉरी आज के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, आई थिंक इस पॉइंट तक। तो मैं आज से यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, राइट, यहाँ तक मैंने करा दिया था। तो मैं आज यहाँ से स्टार्ट करूँ। ये ग्राफ कुछ दिया हुआ है, मैं यहाँ से आज स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए ग्राफ में क्या दिया हुआ है। ग्राफ में दिया हुआ है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी संसद है वहाँ पर महिलाओं का मतलब रिप्रेजेंटेशन क्या है, प्रतिनिधित्व कितना है, परसेंटेज में आपको दिखाया गया है यहाँ पर ना। ठीक है, कितने हैं, तो एक एवरेज रेशियो बनाया गया। ये एक एवरेज लाइन है ग्राफ में। मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा हो। ठीक है, ऐसे बुक आप लोगों के पास होगा ही, राइट। यहाँ पर दिखाया गया है, पूरा जूम में कर दिया। यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ में बताया गया कि महिलाओं का कितनी भूमिका है उस देशों के, विभिन्न देशों में, संसदों में। ठीक है, तो एक एवरेज वैल्यू इतना दिया हुआ है, मतलब 20 से मतलब 22.5 के अप्रोक्स। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, और इसमें भारत की भूमिका क्या है, तो भारत का सिर्फ 11.8% है, मतलब औसत से भी कम है महिलाओं की भूमिका हमारे राजनीति में। ठीक है, इधर क्या दिया हुआ, इधर बताया गया है, साइड से पॉइंट आउट करके दिया जाता है। लिखा हुआ है भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। क्या आप इसके कुछ कारण बता सकते हैं? सबसे बड़ा कारण हमने जान लिया कि परिवार का ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि महिलाओं को उचित शिक्षा नहीं दी जाती है। लोगों, परिवार, माँ बाप का सोच होता है कि लड़के को ही आगे हम पढ़ाएंगे, लड़कों के लिए खर्च करेंगे हम एजुकेशन में, महिलाएं घर के लिए ही है, घर के काम काज के लिए है ना, बच्चों को संभालना, बुजुर्गों को संभालना। इसलिए महिलाओं का आगे बढ़ पाना मुश्किल होता है। जब वो आगे नहीं बढ़ पाते तो खुद को दुनिया के सामने रख नहीं पाते कि उनमें क्या काबिलियत है या उनमें क्या प्रतिभाएं छुपी हुई है। ठीक है, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या कारण है आप लोग ने पढ़ा है और मैंने एक एग्जांपल में बता दिया। ठीक है, तो चलिए मैं आज यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, मतलब महिलाओं का राजनीति में क्या क्या भूमिकाएं हैं, कितनी भूमिकाएं हैं, कैसी भूमिकाएं हैं, क्या उनको देखना पड़ता है, क्या उनको समझना पड़ता है, क्या उनको झेलना पड़ता है, हम ये सब जानेंगे आज। ठीक है, मैं आज थोड़ा तेज कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, एक ही दिन का बात है। कल तो विजयादशमी है, कल अंतिम दिन है, मैं खुद बिजी रहूंगा कल। ठीक है, आज भी बिजी था, किसी तरह टाइम निकल के मैंने ये क्लास लगा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या कहता है, देखते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। यदि सॉरी इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। कहने का मतलब यहाँ पर महिला संगठन कह रहे हैं, महिला आंदोलन के द्वारा ये बात सामने लाया जा रहा है कि महिलाओं का जो प्रेजेंटेशन है समाज में या राजनीतिक क्षेत्र में कम है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको राजनीतिक क्षेत्र में खुद की संख्या बढ़ानी होगी, तभी उनके अधिकारों के, उनकी मांगों को सबके सामने लाया जा सकता है, हक के रूप में बोला जा सकता है, रखा जा सकता है। तब उनके अधिकारों का पूरी तरह से पालन होगा। ठीक है, न्याय होगा उनके अधिकारों का। तो उसका एक निपटारा क्या है कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई जाए, कहाँ पर, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। ठीक है, तो जितने प्रतिनिधित्व में महिलाएं प्रतिनिधित्व होती हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, तभी ये बात होगा। नहीं तो मेजोरिटी में पुरुष ही होंगे, मेल होंगे हमेशा, तो उनकी महिलाओं का बात को सामने लाना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक?
यहाँ तक समझ गए। आगे क्या है देखते हैं। कहता है भारत की विधायिका में महिलाओं, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं बताता रहता हूँ मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर हूँ मैं, ठीक है। कहता है भारत की भूमिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.36% तक पहुंच सकी है। कहने मतलब अभी भी टोटल यदि 100 यदि कोई कैंडिडेट है एवरेज, तो 100 में ओनली 14.36% ही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हमारे पार्लियामेंट तक पहुंच पाया है। 2019 का डेटा है, ये याद रखिएगा, ठीक है, 2019 का ये डेटा है। क्लियर है। आगे कहता है राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। मतलब यहाँ कह रहा है राज्यों में 5% से भी कम है। सोच लीजिए महिलाओं की स्थिति क्या है भारत की राजनीति में। आगे क्या कहता है यहाँ से, इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है। पृष्ठ 44 का बॉक्स, वहां पर 44 का बॉक्स में दिखाएगा वही वाला जो ग्राफ मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। आगे कहता है भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। कहने का मतलब यह है कि कुर्सी तो कुछ कुछ महिलाएं बड़े बड़े कुर्सी पर मंत्री के पद पर आ जाती है, लेकिन आज भी जो वर्चस्व, जो प्रभाव है ना, जो शक्ति दिखता है वो पुरुषों का ज्यादा दिखता है महिलाओं के कंपैरिजन में। तो ये कह रहा है कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ विकासशील देशों में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके कंपैरिजन में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन आज भी बहुत नीचे है, ठीक है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, मुख्यमंत्री तो आपको पता ही होगा, ठीक है, राबड़ी देवी है, जयललिता है, शीला दीक्षित रह चुकी है ना। मैं शीला दीक्षित को मानता था, फॉलो करता था। इट डजेंट मैटर कि वो कांग्रेस के बीजेपी की है, मैंने पार्टिकुलर उनके बारे में जाना है, पढ़ा है, आप भी पढ़िएगा। सी वॉज अ ग्रेट मदर, ठीक है, वो अपनी बेटी का बहुत अच्छा ख्याल रखती है, वो टाइट भी थी, बहुत डांटती फिरती थी, ठीक है, मारती नहीं थी लेकिन डांटती जरूर थी, बहुत टाइट करके रखी हुई थी अपनी बेटियों को, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बांध के रखती थी, मतलब केयर करती थी, है ना, एक संस्कार जिसको कहते हैं ना वो देती थी। यही उनमें मुझे ज़्यादा पसंद आया था। एनीवे इस आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। कहने का मतलब कह रहा है कि जो भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है भारत के संदर्भ में, जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज व्यवस्था, वहां पर इनको सीटों का रिजर्व कर दिया गया। कितना? 1/3 ऑफ ऑल, जितने भी सीट हैं उनमें से 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। सॉरी, ठीक है। तो कुल मिलाकर यदि आप देखा जाए पूरा भारत में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी निकाय के जो निर्वाचित महिलाओं का टोटल संख्या उनका आज कितना है? टोटल संख्या लगभग 10 लाख से अधिक है। क्लियर है यहाँ तक? वही चीज ये लोग कह रहे हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र पर, स्थानीय क्षेत्र के अलावा राज्य और केंद्रीय स्तर पर भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, वही चीज यहां पर लिखा गया, यहां पर मैं हूं, ठीक है। कहता है महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज्यादा अवधि से वह लटका पड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एक मत नहीं है और यह पास नहीं हो सका। मतलब जो 1/3 का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्थानीय सरकारों में है, वो लोकसभा राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं की मांग है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां भी 1/3 हो, 1/3 हो। लेकिन क्या है कि उससे संबंधित कानून आया है, विधेयक आया है, लेकिन 10 सालों से वो लटका पड़ा है, क्योंकि पुरुषों को पता है कि भाई मैं उन्हें अधिकार दे दूंगा तब तो चौपट हो जाएगा ना। ये गलत है एक्चुअली, है ना, ऐसा नहीं कर। मैं तो कहता हूँ 50-50 कर दो यार, हर क्षेत्र में 50-50, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर, ठीक है। नहीं तो बहुत कुछ कमेंट करते हैं, ठीक है। आगे कहता है लैंगिक विभाजन, यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को
किस तरह लाभ होता है? क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ना उठाएं तो उसको लाभ मिल पाना संभव था? मेरे हिसाब से नहीं, संभव नहीं था। जब तक महिलाओं का जो प्रॉब्लम है, लेडीज प्रॉब्लम जो है, वो जब तक सरकार के समक्ष नहीं रखा जाएगा तब तक सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? वो तो दबे रह जाएंगे, है ना। इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा यदि गवर्नमेंट सेक्टर में, राजनीतिक क्षेत्र में, पॉलिटिक्स सेक्टर में, तो क्या होगा, वो अपनी बात को रख पाएगी। फिर वो इलेक्शन फाइट करेगी, इलेक्शन फाइट करने, इलेक्शन में जीतेगी, तब वो अपने हक से बिल लेकर आएगी, विधेयक लेके आएगी, तब कानून बनेगा। नहीं तो उसी तरह आम कानून की तरह ही, जैसे वो 10 साल फंस गया, आम कानून की तरह ही ये भी फंसा हुआ रह जाता है, और ये भी फंसा हुआ अभी भी है। क्लियर है? एक छोटा सा यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर में दिखाया गया है, क्या है देखिए, पिक्चर में दिखाया यहाँ पर एक नेताजी हैं, ऊपर खड़े हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट जाइएगा, घूमिएगा, मैं तो कई बार गया हूँ, 2-4 बार जा चुका हूँ, ठीक है। देखिएगा, अंदर नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, जाऊँगा एक दिन, ऐसा जरूर टाइम आएगा, मैं विश कर रहा हूँ ऐसा टाइम आए कि मैं अंदर जाऊँ, ठीक है। अभी तक तो मैं प्रेसिडेंट पैलेस, प्रेसिडेंट ऑफिस गया हूँ, गृह मंत्रालय जा चुका हूँ मैं, ठीक है। खैर, देखता हूँ किस्मत क्या है। आगे देख, आगे आगे क्या कहता है, मतलब अंदर नहीं गया था, गलत मत समझिए, मत, गया था मैं वहाँ पर, ठीक है, घुमा हूँ मैं। अभी फिर से मौका मिलेगा तो फिर मैं जाऊंगा, ठीक है। अंदर म्यूजियम वगैरह भी घूमने का मौका मिला तो मैं जरूर जाऊंगा, ठीक है। आगे कहता है यहाँ पर नेता लोग हैं पार्लियामेंट में, कहते हैं चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। मतलब पुरुष नेता ये लोग कह रहे हैं। यहाँ पर एक मैं जूम करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा है, कार्टून के द्वारा रिप्रेजेंट करके बताया गया क्या कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या किया हुआ है, जितने भी पुरुष नेता लोग हैं, ये गेट बांध करके रखे हुए हैं, सब रोक के रखे हुए हैं, ठीक है। और एक महिला यहाँ पर अपने बैनर लेके खड़ी है और मांग कर रही है, और ऊपर लिखा हुआ है कि आपके लिए रास्ता ढूंढ लेंगे। भाई ढूंढ नहीं लेंगे, ढूंढना होगा ही आपको, नहीं तो महिलाएं भी शांत नहीं रहेगी। क्लियर है? आगे कहता है, अच्छा एक आगे नया सब टॉपिक स्टार्ट होता है, क्या है, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। देखिए, धर्म एक एलिमेंट के रूप में है, ठीक है, इसे एक वर्ड समझिए अभी फिलहाल, ठीक है। लेकिन यही धर्म सांप्रदायिक बन जाता है। कब बनता है सांप्रदायिक? जब इसी धर्म को जब तक समाज या परंपरा या संस्कार या रीति रिवाज तक रहा तब ये धर्म कहलाया। लेकिन इसी धर्म को जब राजनीतिक रूप दे देते हैं, राजनीतिक स्वरूप देते हैं, या राजनीति का पहनावा पहना देते हैं, उसके टोपी पहना देते हैं, तो ये नाम बदलकर सांप्रदायिक हो जाता है। क्लियर है? यहाँ तक साफ है? आगे हम लोग देखते हैं क्या है ये धर्म, क्या है सांप्रदायिकता, क्या और राजनीति में क्या उसकी भूमिका है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बॉक्स, कहता है पारिवारिक कानून। पारिवारिक कानून क्या है? एक कानून है जिसके अंतर्गत क्या है, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे मुद्दे को रखा गया। उत्तराधिकार मुद्दे आपको मैं बता दूं, जैसे कि कोई जमीन है, ठीक है, वो जमीन किसी दादा या दादी जी का है, ठीक है, या किसी अंकल आंटी का, तो वो चाहेंगे कि वो जमीन किसे दे, अपने भतीजे को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को या अपने रिश्तेदारों को, ठीक है। या फिर कोई बेबी है, वो डाइवोर्स हो गया, तो वो उस बेबी किसके पास रहेगा, माता के पास या पिता के पास या किसी रिश्तेदार के पास, है ना। तो ये उत्तराधिकार से संबंधित यही चीज होता है। उसका मतलब उत्तराधिकार, हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, राजाओं का उत्तराधिकार है, ठीक है। अब यहाँ नीचे एक पॉइंट कहा गया है कि सब धर्म का एक ही जैसा नहीं होता है, यहाँ अलग अलग सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है, याद रखिएगा। क्लियर है? ये गड़बड़ मत करिए। कहना मतलब हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है, पारसी के लिए अलग है। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ये पिक्चर है बीच में, मैं छोड़कर निकल रहा हूँ अभी फिलहाल, आप देख लीजिएगा। तो खास वो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट बगल में था कानून मैंने बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर। आइए अब एकदम अलग किस्म के समाजी विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन। अब हम लोग धार्मिक आधार, धर्म के आधार पर समाज का विभाजन पर विचार और विमर्श करेंगे। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। मतलब कह रहा है कि लैंगिक स्तर के रूप में तो नहीं है, लेकिन 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 पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये जो रिलीजन मतलब गैप जो हो गया, धार्मिक जो गैप बन रहा है, रिलीजन गैप जो बन रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और व्यापक होता जा रहा है, ठीक है। अभी करंट में ही देखिए, उधर लड़ाई चल रहा था ईसाई और क्या बोलते हैं इस्लामिक कंट्री के बीच में है, ठीक है। खैर रशिया का उसमें इंटरफेयर था ही कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, डायरेक्ट कह सकते हैं। आगे चलता हूं मैं, टॉपिक चेंज नहीं करना, यही आना है, ठीक है। कहता है यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौमिक तो नहीं, पर विश्व में धार्मिक
विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हो, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग में ही है, जैसे एक हिंदू है, ठीक है, लेकिन क्या है, हिंदू है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक खुद को बोलते हैं मैं जनरल में हूँ, खुद बोलते हैं ओबीसी में, कोई बोलते हैं SC ST में मैं हूँ। अब मैं दूसरे सेंस में बताता हूँ, कोई बोलेंगे मैं राजपूत हूँ, कोई बोलेगा मैं ब्राह्मण हूँ, कोई बोलेगा मैं वैश्य हूँ, कोई बोलेगा मैं पासवान हूँ, कोई गुप्ता जी हूँ मैं, कोई अग्रवाल जी हैं, कोई सिंह जी हैं, कोई क्या बोलते हैं श्रीवास्तव जी हैं। तो यहाँ पर क्या, सबके परंपराएं अलग है, रिवाज अलग है ना, मान्यताएं अलग हैं। तो इससे क्या हो रहा है, धर्म तो एक है, सब एक ही घर के रहने वाले हैं, लेकिन क्या है, फॉलो कर अलग अलग स्टेप कर रहे हैं, है ना, अलग अलग कदम चला रहे वो लोग। तो इसमें भेदभाव पनपते हैं, भेदभाव होते हैं। क्लियर यहाँ तक। आगे कहता है, लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। देखिए, जिस तरह जात पात के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं या चुनावी राजनीति हो जाती है, उसी तरह धर्म के आधार पर भी होता है। भारत के में तो बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है अभी भी, हिंदू मुस्लिम, है ना बीजेपी वाले अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, कांग्रेस वाले के अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पर मैं ज़्यादा कमेंट करूंगा नहीं, क्योंकि फंसना बेकार है, कुछ हो सके तो मेरे मुंह से गलत निकल जाए, है ना, तो ना चाहते हुए मैं फंस जाऊंगा बीच में, तो इसलिए बोलना, इसलिए चुप रहना बेहतर है मेरे लिए, ठीक है। अब ये पॉइंट आउट करके दिखाया गया है कि जरा इन बातों पर गौर करें। चलिए क्या है भाई, गौर करते हैं हम लोग, देखेंगे क्या कहता है धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति में उसकी भूमिका। कहता है, गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या मुस्लिम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। देखिए, गांधी जी का कहना था कि जो राजनीति है, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ, ठीक है, जो राजनीति, जो ये राजनीति है, ये धर्म से अलग नहीं है। लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो वाला धर्म नहीं, ये नैतिक धर्म की बात से जोड़ते हैं इस राजनीति को। याद रखिए, क्या चीज से, नैतिक धर्म से, नैतिक मूल्यों से जोड़ते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। क्या मानना था, उनका मानना था राजनीति, मैं यहां पर हूं, ठीक है, राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। इनका कहने का मतलब है, जो राजनीति और नैतिक मूल्यों, नैतिक मतलब जो धर्म नैतिकता वाली धर्म या नैतिकता वाला धर्म के रूप में उसे फॉलो करना चाहिए। यहां तक क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है, अपने देश में मानवाधिकार समूहों का कहना है कि क्या, मैं कहाँ चला गया, कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगे में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। यहाँ कह रहा है, जो भी धर्म पर या संप्रदाय के स्तर पर जो भी दंगे होते हैं, भेदभाव होते हैं, उसमें मरते कौन है, मरते हैं खासकर अल्पसंख्यक लोग। यहाँ पर इसका कहना ये है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक आज बहुत रेयर ही है, ठीक है, ज़्यादा है नहीं, मतलब जनसंख्या में है, रिप्रेजेंटेशन उनका ज़्यादा है नहीं, ठीक है, इसलिए अल्पसंख्यक के रूप में उनको दबाया जाता है, ठीक है। यदि उनका वर्चस्व रहता तो लोग दबा नहीं पाते, ठीक है। यहाँ पर वही कह रहा है कि जो धार्मिक या मानवाधिकार समूह के अंतर्गत जो देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसमें फंसते कौन है, पिसते कौन है, तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज़्यादा पिसते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि सरकार को उनकी मांग या उनकी रक्षा के लिए कदम उठाना आवश्यक है सरकार को, ठीक है। ये सरकार का दायित्व भी बनता है, ठीक है। आगे कहता है, ये तीसरा पॉइंट है, महिला आंदोलन का कहना है कि, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ, हो सके वीडियो में कट ना हो जाए वीडियो में, है ना, यहाँ तक क्लियर है। कहता है, महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। उन महिला आंदोलन का कहना है, ठीक है, पारिवारिक कानून आप लेकर आए हैं, लेकिन पारिवारिक कानून के अंतर्गत भी भेदभाव कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, महिलाओं से भेदभाव, ठीक है। आगे कहता है, इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समानता मूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। देखिए, उनका कहना है कि समानता मूलक हो, जो भी हो इक्वल हो, सबके लिए इक्वल। महिला मतलब महिला, जात धर्म उसमें लेकर नहीं आना है कि अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून है, ठीक है, परंपरा के आधार पर रखे, लेकिन कुछ बुनियादी अधिकार जो है सब इक्वल होने चाहिए, ठीक है।
अब ये कह रहा है ये सभी मामले राजनीतिक स्तर पर गलत नहीं है। जब तक आप अपने मांग को सामने नहीं रखिएगा तो कहाँ से होगा। अब वो मांग को रखने के लिए आपको राजनीति में कदम रखना ही पड़ेगा। अब क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि आपको रिप्रेजेंटेशन लाना होगा, प्रतिनिधित्व करना होगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको चुनाव लड़ने पड़ेंगे, है ना। तभी तो आप कानून बनाएंगे। बिना चुनाव के एक एमएलए या एमपी तो आप बनेंगे नहीं। जब एमएलए एमपी नहीं बने तो वहाँ पर आप सीट को मिलेगी नहीं, सीट नहीं मिलेगी तो वहाँ पर आप हाउस में जाकर के कानून कैसे बनाएंगे, है ना। तो आपको राजनीति में कदम रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी यदि नहीं रखना है तो आप मतलब इनडायरेक्ट, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, है ना, इस बात को आप वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। क्लियर, दोनों रास्ते हैं। आगे कहता है, ठीक है, आगे कहता है यहाँ पर विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। कहने का मतलब है जितने भी लोग हैं सबको राजनीतिक स्तर पर या जरूरत के स्तर पर, हित के स्तर पर, हित मतलब राइट्स के फैक्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, राइट्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपका मूल अधिकार है उसके अकॉर्डिंग उसको मांग रखना चाहिए, है ना, उसके मांगों को उठाना चाहिए। आगे कहता है जो लोग राजनीतिक सत्ता में हो उन्हें धर्म के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए, और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर यदि कोई भेदभाव करता है, नेता करा तो, या फिर कोई इंडायरेक्ट करा तो, या फिर कोई इसको भागीदार दे देता है, हाँ भाई इसके साथ ऐसा आप करो, तो यदि आप गलत करने वाला और करवाने वाला दोनों गलत है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी समान सभी धर्मों को साथ लाना है, प्लस जितने भी शासन की भूमिकाएं हैं उन सभी का ये जिम्मा होना चाहिए, उनका एक कर्तव्य होना चाहिए कि सभी को एक समान स्टेज पे, एक समान तराजू की रूप में तौलें, ये कि गलत ना करे कि उन्हें ज़्यादा वैल्यू दें, इन्हें कम वैल्यू दें, ठीक है। तो यदि सरकार या शासन दोनों को समान स्तर पर लेके आती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, यहाँ पर ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब ये सांप्रदायिक क्या है देख लेता हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत नहीं ना है। लोगों का कहना है कि छोटे वीडियो ही अब बनाएं, ठीक है, बड़े बनाने से दिक्कत हो जाता है, लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक, बोर फील करते हैं, ठीक है। तो छोटे वीडियो ही बनाऊंगा। चलिए, एक टॉपिक है यहाँ, मैं ये डील ही कर लेता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, 5 मिनट बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कहता है सांप्रदायिकता। अब धर्म तो हमने समझा, ठीक है, धर्म में राजनीति में क्या भूमिका, महिलाओं के साथ भेदभाव है, अल्प दंगे होते तो अल्पसंख्यक ज्यादा पिसते हैं ना, यहाँ तक हमने देखा। अब सांप्रदायिक क्या है? समस्या तब शुरू होती है जब, मैं स्टार्ट कर दूं यहाँ से, ठीक है। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की एक ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। मतलब पिछले अध्याय में मैंने देखा जात के स्तर पर तो ठीक है, लेकिन धार्मिक स्तर पर भी लोगों का एग्जाम्पल आयरलैंड का दिखाया गया था, तो वो इसी खतरे को दिखाता है, ठीक है, कि किस तरह बंटवारे होते हैं, दंगे होते हैं ना, बट जाते हैं लोग राष्ट्रवाद के नाम पर। आगे कहता है समस्या तब और विराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कोई एक धर्म है और एक दूसरा कोई धर्म है, ये क्या करेगा, अपने आप को हर जगह सर्वश्रेष्ठ साबित करने लगेगा, अपनी मांग को आगे रखेगा, है ना, अपनी पहचान को आगे रखेगा, अपनी प्रॉब्लम को आगे रखेगा और इनका इग्नोर करना शुरू करेगा। जैसे श्रीलंका के संदर्भ में हमने देखा था, शुरुआती दौर में 1948 में श्रीलंका आज़ाद होता है, लेकिन क्या करता है 56 में कानून बनाता है सिंहाली लोगों का और तमिल लोगों को इग्नोर करता है। तो तमिल लोग क्या महसूस करते हैं कि उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, यहाँ की शासन व्यवस्था हम पर ध्यान नहीं दे रहे। तो यहाँ पर वही कह रहा है, जो भी धार्मिक संप्रदाय जो नेता लोग बनते हैं, जो डीलर होते हैं या फिर धर्म को मानने वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ करने के चक्कर में एक मोर्चा निकाल देते हैं
सामने वाले धर्म के अगेंस्ट में, है ना। इससे क्या होता है, और खुद को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, सामने वाले के रिस्पेक्ट में उनको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा विरोध खड़ा हो जाता है। क्लियर है। आगे कहता है, आगे कहता है इस प्रक्रिया में, मैं यहां पर याद रखिएगा, ठीक है, इस जगह पर, इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। कहने का मतलब यही हुआ, मैंने पहले बताया था, धर्म एक अलग पक्ष है, ठीक है, लेकिन जब इसी धर्म को राजनीति का पहनावा, कपड़ा पहना दे, टोपी पहना दे, तो ये सांप्रदायिक बन जाता है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ओहो, ये क्यों सिलेक्ट हो जाता है, ये दिक्कत हो जाता है, ठीक है। आगे कहता है सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। मतलब सामाजिक धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। यदि इस चीज को आप सोच लें, मतलब कोई सोसाइटी का निर्माण कौन करता है, तो धर्म से होता है। यदि इस विचारधारा को यदि आप लेकर चलेंगे, तब आपकी विचारधारा एक सांप्रदायिक विचारधारा है। समझ रहे हैं बात को। आगे कहता है इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की कहाँ है भाई, हाँ इधर आ जाओ आप, ठीक है, लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेईमानी है। देखिए यहां पर साफ साफ कह रहा है, टर्म को समझिएगा, क्या रहा है। मान लीजिए दो धर्म है, एक धर्म क्या कर रहा है, दूसरे धर्म का तो विरोध कर रहा है, उसके खिलाफ मोर्चा निकाल रहा है, ठीक है, माहौल खराब बन रहा है। और उस धर्म को मानने वाले या फिर कुछ लोगों का मानना सोचना हो जाता है, या ऐसा उनका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है कि सोसाइटी का निर्माण धर्म से हुआ है, तो वो उसका नजरिया कैसा हो गया, सांप्रदायिक नजरिया हो गया। यहां तक ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यदि कोई एक धर्म दूसरे धर्म का सिर्फ नाम मात्र का पक्ष लेता है, तो वो एक तरह से क्या है, वो एक ऊपरी दिखावा है, बेईमानी है वो, ठीक है। जैसे नेता लोग अक्सर करते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपको भी पता होगा, ठीक है, फलाने का सपोर्ट करते हैं लेकिन इलेक्शन के बाद पलट कर नहीं आते हैं आपके गली मोहल्ले में, ठीक है, वो बेईमानी ही हुआ एक तरह से, ठीक है। यहां पर कह रहा है समानता यदि वो दिखाती है तो यह ऊपरी और बेईमानी है। क्लियर है यहां तक। आगे कहता है अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही और उनमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच जब ज्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। कहने का मतलब यहाँ पर ठीक है भाई, यहाँ तक तो हमने समझ लिया सांप्रदायिक क्या होता है, सांप्रदायिक माहौल कैसे बनता है, लोग दिखावा देते हैं, लेकिन इससे बढ़ के भी और क्या होता है, पंगा यहाँ पर क्या, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है। मतलब एक देश है, जैसे इंडिया ही एक देश है, एग्जांपल मैं लेके समझा रहा हूं, एक इंडिया देश है, लेकिन यहाँ पर दो तीन धर्म वाले, अब क्या कह रहा है कि एक धर्म वाले बोलेंगे दूसरे धर्म को, सपोज दैट जैसे कि इस्लाम का मैं एग्जांपल, इस्लाम वाले बोलेंगे कि हिंदू या सिख दूसरे लोग धर्म वाले, ठीक है, अब इनको यहाँ के नागरिकता भी नहीं देनी चाहिए। क्लियर है, मतलब समझ, या फिर हिंदू ऐसा बोल दे तो क्या होगा, आपने तो धर्म के आधार पर तो लड़ा ही, अब राष्ट्रीय स्तर पर या कानूनी स्तर पर एक दूसरे मतभेद पैदा करना शुरू कर देने, तो उनको नागरिक भी नहीं मानने को तैयार हैं, समान नागरिकता भी देने को तैयार नहीं होने लगते हैं। ऐसा भी हो जाता है, दूसरे धर्म के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते, ऐसा विचारधारा भी पनपने लगता है। क्लियर है। आगे चलते हैं, कहता है कहाँ है, हाँ, इस मानसिकता के अनुसार तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये भाई, आपने दो विचारधाराएं ले आए तो इसके लिए आपको क्या पड़ेगा, एक अलग सोसाइटी आप बना लो, दो अलग अलग, या फिर दो अलग अलग कंट्री बना लो, यही इसका सॉल्यूशन है ना। तो इंडिया पाकिस्तान क्या हुआ था,
इसी धर्म के आधार पर बट गया था ना, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। चीज को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या किताब क्या कहना चाह रहा है, ये पुस्तक में क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं, वर्ड्स को पकड़िए। कहना चाह रहा है कि जो मतभेद होते हैं उससे क्या होता है, राष्ट्र बट जाते हैं ना। इंडिया पाकिस्तान एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। आगे कहता है यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एग्जैक्टली ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यार जन्म का नियम यही है, मृत्यु का नियम एक ही है, तो क्यों भेदभाव करना है ना। आप भी उसी दुकान से खरीदते हो अनाज जो दूसरे धर्म वाले खरीदते हैं, आप भी उसी सड़क पर चलते हो, आप भी उसी कंपनी के बाइक चलाते हो, आप उसी कंपनी में जॉब करते हो, आप उसी सरकार की खाते हो, है ना। आप उसी दर्जी वाले के यहाँ कपड़े सिलाने जाते हो, सब सेव करते हो, उसी सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं आप लोग। लेकिन भाई विचारधाराएं अलग है, ये गलत है, ये भाई साहब गलत है। मैं मेरे तो पंगे हो जाते हैं दोस्तों में, फ्रेंड्स में लड़ाई हो जाती है कभी कभी। मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई सब एक हैं, तो भाई तू साइड लग, सीधे बोल देते मुझे। एनीवे आता हूँ पॉइंट पर, ठीक है। बहुत लोगों का अलग अलग नज़रिया है। मैं तो शुरू से रहा हूँ, पढ़ाने का काम है, तो यार मैं ऐसा सोच नहीं बनाता हूँ, ठीक है। वो अलग है यार, घर पर या सोसाइटी के बात अलग होते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है। मेरे सब दोस्त हैं, फ्रेंड है यार, मैं सब जगह जाता फिरता हूँ, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, कम टू द पॉइंट। कहता है यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो, यह संभव नहीं है। मतलब कह रहा है कि उनकी जो सोच है, उनकी जो इच्छाएं हैं एक समान हो, ऐसा संभव नहीं हो सके। तो इस्लामिक का अलग नजरिया हो, हिंदूज का अलग हो, सिखों का अलग हो, जैनिस्ट का अलग हो, बौद्धिस्ट का अलग हो, चीज को समझिए, ईसाई का अलग हो, है ना। तो आकांक्षाएं जो इच्छाएं संभव संभव हो कि एक समान हो, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिकाएं निभाता है, उनकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं, इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाजों को दबाना है। कहने का मतलब यह हुआ, मान लीजिए आप एक धर्म के एक्स धर्म के आप हैं, ठीक है, एक वाई धर्म है। यदि आप एक्स धर्म के हैं, ठीक है, तो आप यदि अपने ही धर्म के अंतर्गत सिर्फ आप अपने विचारधारा को रखेंगे, तो क्या दूसरों वाले का अधिकार तो आप दबा रहे हैं ना इनडायरेक्टली। सिर्फ अपने अपनी मांग को आप रखते जा रहे हैं, सामने वाले का तो भाई इग्नोर कर रहे हैं। या फिर आप इस धर्म के कंपेरिजन, वाई जो रिलीजन है, मैंने एक्स और वाई जो लेट माना, ये वाई धर्म का आप हमेशा खुद का रखते चले जाए, तो इसका तो आप अधिकार मार रहे हो ना, दबा रहे हो ना इनके बातों को, है ना। तो वही हुआ कि मतलब क्या है, समुदाय की विभिन्न आवाजों को दबाना है, ठीक है। समाज में अलग अलग आकांक्षाएं इच्छाएं अलग अलग, ऐसा थोड़ी कि 100 लोग हैं तो 100 का एक ही नजरिया एक ही इच्छा हो। हमें चपाती खाना, कोई चावल भी तो खा सकता है भाई, या फिर कोई ना खाना, कोई हल्का खाना खाना चाहता हो, तो आप क्या है, सिर्फ आप ऑर्डर दे दे को 100 लोगों के लिए चपाती बनाइए, ऐसा नहीं ना। मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप कहेगा किसी सोसाइटी में लाइट का प्रॉब्लम है, किसी सोसाइटी में पानी का प्रॉब्लम है, तो आप बोलिएगा सब जगह पानी बिछा दो। अब लाइट वाले क्या करेंगे भाई, अंधेरे में जिंदगी काटेंगे, अंधेरे में पानी पियेंगे, नाक में पानी चला गया तो ठीक है। आता हूं मैं पॉइंट पर, ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मजाक में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चीज को आप समझिए। आप अपने अधिकार के चक्कर में दूसरे का अधिकार को दबाना गलत है। आगे कहता है, ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। सांप्रदायिक राजनीति अनेक रूप धारण कर लेती है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ज्यादा बड़ा वीडियो बन रहा है क्या, तो यहीं तक छोड़ दूं या इससे पूरा कंप्लीट करूं। कितना बड़ा है ये देख लेता हूं मैं, ये तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। आज मैं इतना ही रखता हूँ, मैं आगे कल में बना दूंगा वीडियोस, ठीक है। कोई बात नहीं, करना पड़ रहा है, ठीक है, समझाने के लिए। चलिए ठीक है, आज मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। लेट हो रहा है, बाहर से मेरे पापा जी आवाज़ दे रहे हैं, ठीक है। शाम का टाइम है, जाना भी है मुझे मंदिर, ठीक है। नवरात्र का वक्त चला है। चलिए ठीक है, मैं रखता हूँ यहाँ तक। फिर मिलता हूँ मैं कल। चैनल से जुड़े रहेगा, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जो करिएगा, और शेयर करके उन लोगों तक जो पहुँचाएं जिनको इस खास जरूरत है, ठीक है। चलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा, और ज़्यादा भीड़ भड़के में नहीं जाइए, भीड़ में मत जाइए। कोरोना का टाइम में क्या पता क्या प्रॉब्लम आ जाए, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।